रात के समय एक घर के अंदर एक महिला होती है जिसके 2 बच्चे हैं और वह अपने दोनों बच्चों को जगाती है और जगाने के बाद उसने अपना एक थैला पैक कर रखा था उसको लेती है और वहां से निकलने लगती है। बच्चों से कहती है कि बच्चों शोर मत मचाना, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। अब इस बात को देखकर जो बच्चे होते हैं वह माँ के साथ चुपचाप चलने लगते हैं और यहाँ पर माँ जब उस घर से बाहर निकलती है तो एक बार मुड़कर घर की तरफ देखती है। जैसे वो घर की तरफ देखती है तो उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि इस घर के अंदर उसकी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई हैं, लेकिन फिलहाल मजबूरी में उसे इसे छोड़कर जाना पड़ रहा है। घर के अंदर उसका पति भी आराम कर रहा था, लेकिन वो पति के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचती है और वहां से रात के अंधेरे में अपने बच्चों को लेकर निकल जाती है। कौन थी वह पत्नी और किस वजह से वो इस घर को छोड़कर चली गई जिस घर से उसकी ढेर सारी यादें जुड़ी हुई थी? पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बिहार के एक छोटे से गांव के अंदर एक बड़ा ही खुशनुमा परिवार रहा करता है। परिवार के अंदर माता पिता और उनके 2 बच्चे हैं, जिसमें से पिता का नाम विनोद होता है और मां का नाम होता है ममता। ममता और विनोद के 2 बच्चे हैं, एक लड़की है जिसका नाम होता है शोभा और एक लड़का है जिसका नाम होता है अजय। माता पिता बच्चों को बड़ा ही खुश रखा करते और यहाँ पर जो पिता होते हैं वह भले ही मेहनत मजदूरी किया करते हैं, लेकिन अपने बच्चों के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ा करते हैं। जब भी वह कभी बाहर से आया करते तो अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ सामान लाया करते, या तो कुछ छोटा मोटा खिलौना या फिर छोटा मोटा कुछ खाने पीने के लिए सामान। इस बात को देखकर बच्चे भी बड़े खुश होते हैं और उन्होंने बच्चों को स्कूल में पढ़ा रखा था ताकि वो पढ़ लिख कर अच्छे से अपनी जिंदगी को व्यतीत कर सकें और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना हो सके। इसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे समय बीत रहा था और समय के साथ साथ ये लोग बड़े ही खुश प्रतीत हो रहे थे। यहाँ पर जो ममता होती है वह घर के अंदर थोड़ी बहुत सिलाई किया करती और उस सिलाई से कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाकर अपने बच्चों के सपनों को पूरा किया करती और इसी तरह से वो लोग जी रहे थे। लेकिन तभी अचानक से इनकी खुशियों को किसी की नजर लग जाती है और उस गांव के बाहर एक ठेका खुल जाता है। अब जैसे ही गांव के बाहर ठेका खुला था तो उसके बाद यहां पर जो विनोद होता है उसके कुछ यार दोस्त शराब पिया करते थे और जैसे वो ठेका खुलता है तो वे लोग वहां पर जाने लगते हैं। अब विनोद जो कि मजदूरी कर आ रहा था उसने अपने बच्चों के लिए मिठाई ले रखी थी, लेकिन जैसे ही वो अपने दोस्तों को वहां से जाते हुए देखता है तो पूछने लगता है कि तुम लोग कहां जा रहे हो? तो वो कहते हैं कि देखो ठेका खुला है और हम लोग शराब पीने के लिए जा रहे हैं। अब यहां पर विनोद ऐसा पूछकर जाने लगता है, लेकिन तभी उसके दोस्त कहने लगते हैं कि चल तू भी चल और तू भी देखना, क्योंकि तुमने आज तक शराब पी तो नहीं है। अब इस बात को सुनकर विनोद पहले तो मना करता है, लेकिन उसके बाद भी जो दोस्त है वो दोबारा से कहते हैं और न जाने विनोद को ऐसा क्या हो जाता है और उसके बाद वह उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। सभी दोस्त एक तार मिलकर वहां से उस ठेके की तरफ चले जाते हैं जो कि गांव के बाहर बना हुआ था और उसके बाद वहां पर जाकर जो उसके दोस्त होते हैं वह शराब खरीद लेते हैं। उन्होंने शराब खरीद ली थी अपने पैसों से और उसके बाद जब वो बैठकर पीने लगते हैं तो यहां पर विनोद से कहने लगते हैं कि ये ले भाई तू भी पी कर देख। अब विनोद जो होता है वह सोचने लगता है कि एक बार इसको चक्कर तो देख लूं कि कैसा स्वाद होता है इसका, किस लिए लोग इसके पीछे इतना पड़ा करते हैं। तो इसी कारण से जो विनोद होता है वो उस पहले पैक को ले लेता है, लेकिन इसे पीने के बाद स्टार्टिंग में तो उसको कड़वा कड़वा लगता है, लेकिन उसके बाद उसे एक अलग सा एहसास होता है और लगता है कि पहले तो ये कड़वा लगा था लेकिन उसके बाद ठीक लग रहा है। तो उसके बाद वह एक और पैक ले लेता है। अब यहां पर उसे थोड़ा थोड़ा शराब का नशा होने लगा था और उसे लग भी रहा था कि ये शायद मैंने गलत किया है, लेकिन फिर वह अपने मन को समझाता है, कहता है कि मैं रोज रोज कहां पी रहा हूं, कभी कभार मैं इसे पी लिया करूंगा क्योंकि इससे तो बड़ा ही अच्छा एहसास होता है। ऐसा सोचकर जो विनोद होता है अब अपने दोस्तों से विदा लेता है और वहां से अपने घर की तरफ चला जाता है। घर जाने के बाद जैसे वो घर पहुंचता है तो अपने बच्चों को उन खिलौनों को देता है और देने के बाद अब घर के अंदर आराम करने लगता है। ना तो उसने खाना खाया था क्योंकि वह शराब पी कर आया था, और जब पत्नी पूछती है कि क्या हुआ आप खाना क्यों नहीं खा रहे, तो उसके बाद वो कह देता है कि मेरी तबीयत खराब है इसी वजह से मैं खाना नहीं खा रहा हूं। यहां पर पत्नी बच्चों को सुलाने के लिए चली जाती है और उसके बाद खुद भी वहीं पर सो जाती है। धीरे धीरे ये रात कंप्लीट हो जाती है और दूसरे दिन सुबह होती है। अभी फिलहाल पत्नी को यह नहीं पता था कि पति शराब पीकर आया था और इसके बाद जो विनोद होता है वह दोबारा से मजदूरी पर चला जाता है। वहां पर दिन भर मजदूरी करता रहता है और मजदूरी करने के बाद जो पैसे उसे मिलते हैं उन पैसों को लेकर वह घर की तरफ आने लगता है और तभी रास्ते में उसे फिर से ठेका दिखाई देता है। तो उसके बाद आज वह फिर से वहां से शराब खरीदता है और अकेला ही बैठकर उस शराब को पी लेता है, क्योंकि कल रात उसे काफी अच्छी नींद आई थी और इसी नींद के लालच में उसने फिर से शराब पी ली थी। अब इसके बाद ये बात रुकती ही नहीं है और धीरे धीरे यहाँ पर जो विनोद होता है वो शराब का कुछ ज्यादा यादी हो जाता है। अब तक जिन पैसों को वो अपने घर दिया करता था अपने घर का खर्च चलाने के लिए, उन पैसों को शराब में उड़ा दिया करता और जब पत्नी उससे पूछा करती है कि पैसे कहां है तो वह शराब के नशे में पत्नी को धमका दिया करता। पत्नी को भी यह बात महसूस हो गई थी कि मेरा पति शराब पीने लगा है और उसके बाद सुबह सुबह वह अपने पति को समझाने की कोशिश भी करती है,
लेकिन यहाँ पर जो विनोद होता है सुबह सुबह तो उसकी बात सुन लेता है। जैसे ही शाम होती है तो शाम के समय वह शराब पीकर आया करता और जब पत्नी उससे कुछ कहा करती तो वह पत्नी से लड़ाई कर दिया करता और यहां तक कि अपनी उस पत्नी पर जिससे वो प्यार किया करता था हाथ भी उठा दिया करता है। अब पत्नी ये बात देखकर काफी ज्यादा परेशान होती है और इसके बाद जब वह सुबह सुबह उसे समझाने लगती है तो यहां पर विनोद पूरी तरह से इरिटेट हो जाता है क्योंकि रोज के रोज उसकी पत्नी उसे समझाया करती है। अब विनोद इस बात से इरिटेट होकर जब वह शराब के नशे में नहीं रहा करता है तो उसके बाद भी वह अपनी पत्नी पर चिल्लाने लगता है और धीरे धीरे इन दोनों का परिवार पूरी तरह से बिखरने लगता है। विनोद शराब का इतना आदी हो गया था कि वह कमाने के लिए भी नहीं जाता है। पहले दिन की कमाई से जो पैसे बचते हैं उन सभी पैसों से वो दिन में ही शराब पीने लगता है और शराब का इतना बड़ा आदी हो गया था कि अब शराब पीकर वह रोज के रोज घर में लड़ाई किया करता। जब तक वह घर में लड़ाई करता है जब तक तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे वह मोहल्ले वालों से भी लड़ाई करने लगता है। अब वो कहते हैं ना कि घर वाले तो हर बात सहन कर लेंगे, लेकिन बाहर वाला कोई भी इस बात को सहन नहीं करता है। ममता तो उसकी बात को सहन कर रही थी, लेकिन बाहर के जो पड़ोस के लोग होते हैं वह उसकी बात को बिल्कुल भी सहन नहीं करते हैं और उस पर बुरी तरह से पिटाई लगाकर पुलिस वालों को वहां पर बुलाकर उसे पुलिस के हवाले कर देते हैं। अब यहां पर जो विनोद होता है वो स्टेशन में चला जाता है और पड़ोस की एक महिला जिसका नाम रोशनी होता है वह ममता को बताती है कि तुम्हारे पति को तो पुलिस पकड़ के ले गई है। इसके बाद यहां पर ममता अपने बच्चों के साथ सीधा पुलिस थाने जाती है और वहां पर जाकर पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करने लगती है। कहती है कि साहब ये मेरा पति है और ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, वो थोड़ी सी इसने शराब पी ली है तो इसी वजह से ऐसा हो गया होगा, आप इसे छोड़ दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी। अब यहां पर पुलिस वाले जब उस महिला की तरफ देखते हैं कि काफी ज्यादा गरीब है तो उसके बाद वह उसकी हालत पर तरस खाकर विनोद को छोड़ देते हैं और यहां पर जो ममता होती है विनोद को अपने साथ लेकर घर चली जाती है। लेकिन घर आते ही विनोद जो कि अभी भी शराब के नशे में है और उसके बाद वह अपनी पत्नी को धमकाने लगता है और उस पर चिल्लाने लगता है। कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हो रही है, जबकि यहां पर ममता का इसमें कोई भी दोष नहीं था। दोष तो उसका ही था कि वह शराब पिया करता और शराब पीकर दूसरों से झगड़ा किया करता। इसके बाद धीरे धीरे यहां पर जो ममता होती है वह उसकी इन बातों को सहन करती रहती है और सोचती है कि कोई बात नहीं, मेरे बच्चों का पिता तो है और पिता का नाम इस संसार में काफी ज्यादा जरूरी है। लेकिन धीरे धीरे अब बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि यहां पर जो विनोद होता है वह मेहनत मजदूरी करने के लिए तो जाता ही नहीं है, ऊपर से अपनी पत्नी से लड़ाई किया करता है और जब पत्नी के पास भी कोई पैसे नहीं होते हैं तो वह दूसरों के घरों में चोरी करने लगता है। स्टार्टिंग में तो वो छोटी छोटी चोरियां करता है जिन चोरियों से लोगों को खास फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसके बाद वह दूसरों की दुकानों में चोरी करने लगता है कैश के लिए और इसी वजह से एक दिन वह पकड़ा जाता है और पुलिस वाले उसे जेल में डाल देते हैं। अब यहाँ पर जो ममता होती है वह बहुत हाथ पैर मारती है लेकिन अपने पति को नहीं छुड़ा पाती है क्योंकि पुलिस वालों ने केस दर्ज कर लिया था और केस दर्ज करने के बाद कोर्ट ने उसे सजा भी सुना दी थी। यहाँ पर उसे 1 महीने की सजा सुनाई गई थी और ममता इस बात से परेशान तो काफी होती है, लेकिन उसके दिल को एक बात की तसल्ली होती है और वह सोचने लगती है कि 1 महीने अगर जेल में रहेगा तो वहां पर शराब नहीं मिलेगी और शायद इसकी लत छूट जाए। ऐसा ही सोचकर वह 1 महीने तक अपने बच्चों का ख्याल खुद से रखती है और धीरे धीरे 1 महीना भी कंप्लीट हो जाता है। अब जैसे महीना कंप्लीट होता है तो उसके बाद जो विनोद होता है वह जेल से बाहर निकलता है और उसे उसके वही शराबी दोस्त मिल जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे वो जेल से बाहर आया था तो सीधा अपने शराबी दोस्तों के साथ बैठकर शराब पी लेता है और शराब पीने के बाद जब अपने घर जाता है तो घर जाने के बाद फिर से पत्नी से लड़ाई करने लगता है। जब वह पत्नी से लड़ाई कर रहा था तो उसी समय उसके दोनों बच्चे अपनी मां को बचाने के लिए वहां पर आते हैं, लेकिन यहां पर जो विनोद होता है बच्चों को धक्का देकर दूर गिरा देता है और अपनी पत्नी को भी जोर से धक्का देकर दीवार में टकरा देता है। अब जैसे ही पत्नी दीवार से टकराई थी तो उसके बाद पत्नी को बहुत जोर से चोट आती है और इसके बाद जब पत्नी को चोट आ जाती है तो वह घर छोड़कर बाहर चला जाता है और पूरी रात भर बाहर ही रहता है। पत्नी जैसे तैसे अपने आप को संभालती है और संभालने के बाद अपने बच्चों के साथ उसी घर में पूरी रात को बिता देती है। लेकिन यहां पर अब पत्नी को लगने लगता है कि अब इसका कुछ भी नहीं होगा और ये तो इस तरह से हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। यही सोचकर पत्नी काफी ज्यादा परेशान रहती है। तभी पड़ोस की एक उसकी सहेली होती है, वह उससे मिलने के लिए आती है क्योंकि उसे भी पता है कि इसके दिन कैसे व्यतीत हो रहे हैं। तो उसके बाद जब वह उससे बात करती है तो उसके माथे पर चोट देखती है और चोट देखने के बाद वह पूछने लगती है कि क्या हुआ ममता, क्या परेशानी है क्या कोई? तो यहां पर जो ममता होती है वो कहने लगती है कि बहन तुझे तो पता है ना, मेरा पति शराब पिया करता है और रात के समय शराब पीकर उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया है। अब इस बात को सुनकर वो उससे कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तू कब तक उसको इस तरह से सहन करेगी? तेरे बच्चों की पढ़ाई भी नहीं हो रही और पढ़ाई लिखाई बच्चों की काफी ज्यादा जरूरी है। अगर तू इसके साथ ही रही तो तेरे बच्चों की जिंदगी भी बर्बाद हो जाएगी और तेरी जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है। इस बात को सुनकर यहां पर जो ममता होती है वो कहती है कि बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं क्योंकि और कोई सहारा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। तभी यहां पर जो उसकी वो सहेली होती है वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मेरी एक सहेली है जो कि शहर में एक सिलाई सेंटर चलाया करती है और तुम्हारी सिलाई काफी अच्छी है और तुम्हें बहुत अच्छी तरह से कपड़े सिलने आते हैं, तो क्यों ना तुम वहां पर चली जाओ और मैं उससे बात कर लेती हूं। अब इस बात को
सुनकर जो ममता होती है वो थोड़ी देर तक सोचती है और सोचने के बाद कहती है कि बहन अगर ऐसा हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर मैं अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई को चालू करवा पाऊं तो मेरे बच्चों की जिंदगी भी संवर जाएगी और मैं इस घर को छोड़कर जा सकती हूं। अब यहाँ पर जो उसकी पड़ोसन सहेली होती है वह कहती है कि ठीक है, मैं आज फोन पर बात करके कल तुम्हें बता दूंगी और उसके बाद तुम उसके पास चली जाना, लेकिन याद रहे अपने पति को यह बात मत बताना, क्योंकि शहर के अंदर अगर तुम्हारा पति जाकर ड्रामा करेगा तो यह बहुत ही गलत होगा। इस बात को सुनकर ममता कहती है कि ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी और कोई भी परेशानी नहीं होने वाली, क्योंकि मेरा पति अब सुधरने वाला नहीं है। इस बात को सुनकर वह पड़ोसन वहां से चली जाती है और घर जाकर अपनी उस सहेली से, जिसका नाम कमला होता है, जो कि शहर में खुद की ब्यूटीक चलाया करती है, उससे बात करती है। और जब वह उसे ममता की पूरी कहानी बताती है तो उसके बाद कमला को भी इस बात पर बड़ा ही तरस आता है और वो कहने लगती है कि बहन अगर ऐसी बात है तो तू बेशक से कल ही उसे भेज दे और यहां पर मैं उसके रहने खाने का इंतजाम भी कर दूंगी और यहां पर मेरे पास ही काम कर लेगी। अगर वो इतनी परेशान है तो उसकी मदद करने में कोई भी बुराई नहीं है, उसकी मदद जरूर से करनी चाहिए। इस बात को सुनकर यहां पर जो पड़ोसन होती है वो बड़ी खुश होती है और उसके बाद आज के आज ही उसे जाकर बता देती है कि मैंने उससे बताया तुम्हारे बारे में। और उसके बाद वो कह रही थी कि अगर वो इतनी परेशान है तो तू ऐसा कर, कल ही उसे भेज दे और यहां पर मैं उसके रहने खाने का इंतजाम भी कर दूंगी और अपने बच्चों को वो साथ लेकर आ जाएगी। इस बात को सुनकर ममता बड़ी खुश होती है और अब फैसला कर लेती है कि अब जैसे भी हो अपने पति को छोड़कर जाएगी, क्योंकि यहां पर रोज रोज उसके घर पे कर्जदार कर्ज मांगने के लिए आया करते थे। पति ने ढेर सारा कर्जा ले लिया था और ये घर जिसके अंदर वो रहा करते थे वो उस कर्ज में ही चला जाएगा। तो इसी वजह से वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए इस घर को छोड़ने का फैसला कर देती है। धीरे धीरे शाम होती है और शाम के समय जो पति होता है फिर से शराब पीकर घर आता है, लेकिन आज यहाँ पर जो ममता होती है वह उससे कुछ भी नहीं कहती है ताकि उन दोनों के बीच में झगड़ा ना हो। अब जब ममता उससे कुछ नहीं कहती है तो यहाँ पर पति भी इधर उधर घुर्राता हुआ अपने बिस्तर में आराम करने लगता है और धीरे धीरे थोड़ी देर में उसकी आंख लग जाती है। अब जैसे ही रात के तकरीबन 11 बजते हैं, यहाँ पर जो ममता होती है वह 11 बजे अपने घर को छोड़ने का फैसला करती है और उसने पहले से सामान पैक कर रखा है, क्योंकि अगर वह दिन के समय में जाएगी तो यहाँ पर गांव वाले पूछेंगे और गांव वाले उसके पति को बता देंगे और पति उसे रोक लेगा। साहूकार को भी अगर पता चल गया, जो इसके कर्जदार हैं उनको अगर पता चल गया तो वो लोग भी मुझे यहाँ से नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये तो शराबी है और अब तो उनका पैसा मैं ही चुका सकती हूँ। यही बात सोचकर वह रात में घर छोड़ने का फैसला करती है और रात के समय अपने सोए हुए बच्चों को जगाती है और उनसे कहती है कि बेटा चुपचाप रहना और हम लोग इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। अब इस बात को सुनते ही जो लड़का होता है अजय, वो कहने लगता है कि माँ हम कहाँ पर जा रहे हैं। तो वो कहती है कि बेटा हम एक नई शुरुआत करने के लिए जा रहे हैं जिसमें तुम्हारा भविष्य बहुत ही अच्छा रहेगा। अब बेटे भी माँ से ज्यादा सवाल जवाब नहीं करते हैं और उसके बाद उसके साथ चलने लगते हैं। रात के अंधेरे में माँ जब घर से बाहर निकलती है तो पलटकर उस घर की तरफ देखती है जिस घर के अंदर किसी दिन उसकी शादी होकर आई थी और यहाँ पर वह विनोद के साथ अच्छी तरह से रहा करती थी और विनोद ढेर सारा उससे प्यार किया करता था। लेकिन अब तो आलम ऐसा हो गया था कि इस घर के अंदर चूल्हे की आग बुझ जाती है लेकिन घर का कलेश नहीं मिटता है। तो इसी वजह से वह इस घर को छोड़कर चुपचाप वहां से निकल जाती है। दूसरे दिन सुबह सुबह वह उस बुटीक का जिसके बारे में उसकी पड़ोसन ने उसे बताया था उस बुटीक पर पहुंच जाती है और यहाँ पर आने के बाद उसे कमला मिलती है। कमला जैसी उसे देखती है तो उसे पूछती है कि बहन तुम कैसे आई थी। तो वह बताती है कि बहन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है और मैं तो पैदल पैदल ही वहां से यहाँ तक आई हूँ। रास्ते में हम आराम कर करके चलते रहे थे, लेकिन फिर भी जैसे तैसे हमने सफर तय कर लिया और हम अपनी मंजिल पर आकर पहुंच गए हैं। यहाँ पर कमला को उस पर बड़ा ही तरस आता है और उसके बाद वह बच्चों को और उसको घर के अंदर लेती है और कहती है कि आज तुम आराम करो और कल से काम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर ममता कहने लगती है कि नहीं बहन, मुझे बच्चों का भविष्य देखना है और मैं आज से ही काम को देखना चाहती हूँ। इसके बाद कमला के मना करने के बावजूद भी वह उसके साथ काम करने के लिए बुटीक पर चली जाती है और जब कमला यहाँ पर उससे काम करवाती है तो उसका काम उसे बड़ा ही अच्छा लगता है और वो उसे काम करवाने लगती है। यहाँ पर कमला का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक एक्स्ट्रा कमरा था और उस कमरे के अंदर वह ममता और उसके बच्चों को रहने की जगह दे देती है और कहती है कि जब तुम्हारे पास पैसे हो जाएं तो उसके बाद तुम दूसरा घर ले लेना, लेकिन अभी तक इसमें ही रहो, कोई भी परेशानी नहीं है। यहाँ पर सब कुछ इंतजाम हो गया था और जो यहाँ पर ममता होती है वह दिन रात एक करके मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद अपने बच्चों को एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन कराती है और धीरे धीरे अब उसके पास इतने पैसे हो गए थे कि जिन पैसों से वो अपने लिए एक किराए का घर ले सकती है। यहाँ पर एडवांस के लिए पैसे थे और कुछ पैसे ऐसे फालतू हो गए थे जिनसे वो घर का सामान जुटा सकती है। अब यहाँ पर वह कमला से कहती है कि दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और अब मैं अपने घर लेना चाहती हूँ और उस घर के अंदर शिफ्ट हो जाऊंगी। आपने अब तक हमें सारा दिया वही हमारे लिए काफी है। लेकिन तभी जो कमला होती है वो कहती है कि नहीं, अभी तुम्हें अपना घर नहीं लेना है, अभी तुम यहीं पर रहो और तुम ऐसा करो एक छोटी सी बुटीक अपनी खोल लो जिससे तुम्हें अलग से कमाई होगी और कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इस बात को सुनकर ममता को यह बात ठीक लगती है और वह ऐसा ही करती है, एक दुकान किराए पर लेती है और उसके अंदर यहाँ पर जो कमला होती है वह खुद उसके पास ग्राहक भेजती है जो उसके परमानेंट ग्राहक बन गए थे उसकी दुकान पर और उन सभी से वह अच्छा खासा पैसा कमाया करती है। धीरे
धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ अब यहाँ पर जो ममता होती है उसकी बुटीक अच्छी तरह से चलने लगती है और उसने शहर के अंदर एक छोटा सा घर अपना भी ले लिया है, जिस घर के अंदर वो रहा करती है और उस बुटीक को भी खरीदने की उसकी बातें चल रही हैं। लेकिन तभी एक दिन अचानक से उसके गांव की उस पड़ोसन का उसके पास फोन आता है और वह उसे कुछ ऐसा बताती है जिसे सुनने के बाद ममता के दिल में एकदम से हलचल सी होने लगती है। दरअसल यहाँ पर गांव की पड़ोसन ने कमला के पास फोन किया था और कमला जाकर उस बात को उसे बताती है। वह बताती है कि उसने बताया कि तुम्हारे पति की हालत काफी ज्यादा खराब है, जिस घर के अंदर तुम रहा करती थी वो घर तो साहूकार ने हड़प लिया है क्योंकि उसके काफी ज्यादा पैसे हो गए थे और इसी वजह से अब ठेके के बाहर पड़ा रहा करता है और वहीं पर अगर कोई उसे दे दिया करता तो शराब पी लिया करता। साथ में उसकी तबीयत भी काफी ज्यादा खराब है और देखने से लग रहा है कि एक दो दिन में वो इस दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। अब जैसे ही यहाँ पर ममता ये बात सुनती है तो उसके दिल में हलचल होती है और वह उन बातों को सोचने लगती है कि जब वो दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें किया करते थे और यहाँ पर विनोद घर का पूरा खर्च उठाया करता था और कोई भी कैसी भी दिक्कत नहीं थी। इसके बाद वो कोमल से कहती है कि मेरी उस पड़ोसन से तुम बात करा दोगी, तो उसके बाद कोमल उसका नंबर मिला देती है और यहाँ पर ममता उससे सारी बातें पूछती है तो वह उसे सारी बातें बताती है। कहती है कि स्टार्टिंग में ये चोरी किया करता था जब तुम यहाँ से गई थी, लेकिन उसके बाद ये और भी बड़ी चोरी करने लगा और जब ज्यादा बड़ी चोरी करने लगा तो इसके बाद इसे एक बार 3 महीने की सजा हुई थी और 3 महीने की सजा काटने के बाद जब वह वापस लौटा तो तब तक जो साहूकार होता है उसने तुम्हारे घर पर कब्जा कर लिया था। अब यहाँ पर यह घर का रहा था ना घाट का और अब तक इसका शरीर भी पूरी तरह से कमजोर हो गया था। ढेर सारी बीमारियों ने इसे घेर लिया था और जब इसे ज्यादा बीमारी लग जाती है तो उसके बाद यह ठेके के बाहर बैठ जाता है और आते जाते लोगों से शराब मांगने लगता है। कभी कभी बैठकर रोता रहा करता है, गांव वाले बता रहे थे, और अपने परिवार को याद किया करता है। अब इस बात को सुनकर यहां पर ममता को एहसास हो जाता है कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो गया हो और अब वह सुधरने के लिए तैयार हो, लेकिन अब उसके पास जब कुछ भी नहीं है तो इसी वजह से ठेके के बाहर पड़ा हुआ हो। तो वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आगाह करने के लिए, और मैं देखती हूँ कि अगर वो सुधरने के लिए तैयार हो तो मैं उसे लेने के लिए आ रही हूँ। ऐसा कहकर जो ममता होती है आज अपनी दुकान पर उन वर्करों को छोड़ देती है जो उसने अपने नीचे रख रखे हैं और यहाँ से एक ऑटो किराए पर कर सीधा उस जगह पर चली जाती है जहां पर उसका पति पड़ा हुआ था गांव के बाहर ठेके के सामने। अब जैसे ही यहाँ पर ममता उस ऑटो को लेकर वहां पर रुकती है तो यहाँ पर उसकी नजर अपने पति विनोद पर पड़ती है और विनोद की हालत बस से बदतर हो गई थी। वह केवल एक हड्डियों का ढांचा बचा हुआ था और उसे देखने से लग रहा था कि मानो 1-2 दिन में ही यह इस दुनिया को छोड़कर विदा हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर जो ममता होती है उसकी ऐसी हालत को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह उसके पास पहुंच जाती है। पास पहुंचने के बाद जो विनोद होता है वह एकदम से सर उठाकर ऊपर देखता है और जैसे वो देखता है कि सामने ममता खड़ी हुई है तो एकदम से उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह जैसे तैसे हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगता है। अब यहाँ पर जो ममता होती है वह कहने लगती है कि माफी मत मांगो, मैं तो केवल तुमसे एक बात पूछने के लिए आई हूं। उसके बाद यहाँ पर जो विनोद होता है वह कहता है कि बताओ तुम्हें क्या पूछना है। तो इसके बाद जो ममता होती है वो कहने लगती है कि अब भी तुम अपने हिसाब से जिंदगी को जियोगे। अब इस बात को सुनते ही यहां पर विनोद को अपनी वो बातें याद आ जाती हैं जब ममता उससे कहा करती थी कि ये शराब मत पियो, ये बुरी चीज है। तो वो कह दिया करता था कि तुम होती कौन हो मेरी जिंदगी को चलाने वाली, मैं अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीऊंगा। इसके बाद यहां पर जो विनोद होता है वह हाथ जोड़ता है और रोते हुए कहने लगता है कि ममता मैंने दुनिया को देख लिया है और तुम सही कहा करती थी कि ये शराब सब कुछ बर्बाद कर देती है और मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। अब तो मैं अंतिम समय में तुम्हें और बच्चों को याद किया करता था, अगर हो जाए तो एक बार मुझे मेरे बच्चों को दिखा दो क्योंकि आखिरी बार मैं उन्हें देखना चाहता हूं, न जाने कब ऊपर वाले के यहां से बुलावा आ जाए। ऐसा कहकर वह फूट फूट कर रोने लगता है और इस बात से ममता समझ गई थी कि अब सुधरने के लिए तैयार है, लेकिन अब इसकी हालत ही ऐसी हो गई है कि यह मजबूर है। तो उसके बाद वह उससे कहती है कि ठीक है अगर बच्चों को देखना है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। इसके बाद जो विनोद होता है उसके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। ममता हाथ से सहारा देकर उसे खड़ा करती है और उस ऑटो के अंदर बैठा लेती है। वहां से वह उसे ऑटो में बैठाकर अपने उस घर में ले जाती है और वहां पर जाकर पहले तो उसे अच्छी तरह से नहलाती धुलाती है, एक जोड़ी नए कपड़े लाकर उसे पहनाती है और उसके बाल वगैरह की अच्छी तरह से सेविंग कराती है। जब वह अच्छी तरह से दिखने लगता है तो उसके बाद वह उसे डॉक्टर साहब के पास ले जाती है और जब डॉक्टर उसका चेकअप करता है तो कहता है कि शराब की वजह से काफी ज्यादा परेशानी हो गई है, लेकिन अगर ये दवाई खाएगा तो ठीक भी हो सकता है, परंतु इसे शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी है और इससे आगे अगर इसने शराब पी तो बहुत ही गड़बड़ हो सकती है। तो ममता कहने लगती है कि कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, आप इन्हें दवाई दे दीजिए और ये ठीक हो जाए एक बार, उसके बाद जो होगा सो देखा जाएगा। लेकिन तभी विनोद कहता है कि ममता चिंता मत करो, अब मैं इस शराब को हाथ भी नहीं
लगाऊंगा। उसके बाद ममता उसे लेकर अपने घर जाती है। डॉक्टर साहब ने उसे दवाई दे दी थी, लेकिन घर जाने के बाद जैसे उसके बच्चे अच्छे महंगे स्कूल की ड्रेस में घर लौटते हैं तो उसके बाद पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह एकदम से बाहों फैलाकर बच्चों के सामने बैठ जाता है घुटनों पर। बच्चे अपने पिता को देखते ही एकदम से भागे दौड़े आते हैं और उसके गले लिपटकर फूट फूट कर रोने लगते हैं। कहते हैं कि पिताजी आपको क्या हो गया था और आप इस तरह से क्यों कर रहे थे, क्योंकि उस टाइम पर बच्चे काफी छोटे थे। तो यहां पर पिता कहता है कि बच्चों चिंता मत करो, अब मैं ठीक हो गया हूं और कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। इसके बाद विनोद पूरी तरह से ठीक हो जाता है और ठीक होने के बाद आज तक भी अपनी पत्नी के साथ उसकी दुकान में हाथ बटाया करता है। ये बातें 2014 की हैं और फिलहाल के समय में यहां पर जो उसका बेटा होता है जिसका नाम अजय होता है, पढ़ लिख कर एक अच्छी सी नौकरी लग चुका है और उसके लिए लड़की ढूंढने का काम हो रहा है। विनोद भी अच्छी तरह से रहा करता है और जब भी कभी वह अपनी पत्नी के साथ गांव में जाया करता है तो लोग अब उसे इज्जत की निगाहों से देखा करते हैं, ना कि एक शराबी की तरह। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।